नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बरीश कुमार गुप्ता। आज से एक वीडियो की श्रृंखला के रूप में विश्व इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास एक ऐसा विषय है जो बहुत ही रुचिकर है, परंतु सामान्यतः लोग इसे बहुत ही उबाऊ विषय मानते हैं और तथ्यों के संकलन मात्र से जोड़ते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि इतिहास विषय के अध्ययन से न सिर्फ हमारे अंदर एक अच्छी समझ विकसित होती है, बल्कि हम अपने निर्णयों को भी उचित रूप से ले सकते हैं। यह न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, वरन ये हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी योगदान करती है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 11वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक जो सभी सामान्य रूप से सीबीएसई के स्कूलों में चलती है, इसके जो चैप्टर्स हैं उनको हम क्रम से लेंगे, जिससे सभी इतिहास विषय के जितने भी शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये विषय बहुत ही रोचक लगे और ये उनकी समझ में आ जाए। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में वास्तव में हम लोग मानव के उद्विकास की कहानी पढ़ते हैं। मानव का उद्विकास कैसे हुआ, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी धरती कब अस्तित्व में आई। बिग बैंग के सिद्धांत के अंतर्गत देखें तो इस धरती का जो अस्तित्व है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये उस समय अस्तित्व में आई। और जब ये धरती ठंडी हुई तो सबसे पहले इसमें जलीय जीव जंतुओं का विकास हुआ। ये एक कोशिकीय जीव जंतु थे, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, जेलीफिश, और इसके बाद उन्हीं एक कोशिकीय जीव जंतुओं से फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स का विकास हुआ। जो स्तनपायी प्राणी हैं, जिन्हें मैमल्स कहते हैं, उनका अस्तित्व में आना लगभग 50 मिलियन ईयर्स अगो ये समय निर्धारित किया जाता है। इसके पश्चात प्राइमेट्स आते हैं, जिनका समय लगभग 36 मिलियन ईयर्स अगो है। इसके बाद होमिनिड और फिर आधुनिक मानव का क्रम निर्धारित किया गया है। अगर हम लास्ट के दो देखें, होमिनिड्स, इनकी उत्पत्ति 5.6 मिलियन ईयर्स अगो हुई, और उससे लेकर के जो आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस कहे जाते हैं, अगर इनकी उत्पत्ति का समय हम लगभग देखें तो 1.6 लाख वर्ष पहले माना जाता है। इस समय के बीच में व्यक्ति सिर्फ अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए या तो वह खाद्य संग्राहक था या वो शिकार करता था। यही दो तरीके थे जिससे व्यक्ति अपने लिए भोजन का प्रबंध करता था। इस समय में व्यक्तियों के द्वारा औजारों का निर्माण किया गया, साथ ही साथ संचार के साधनों का भी उपयोग किया गया। इन सभी चीजों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कौन थे, कैसे थे, उनका उदाहरण कैसे लिया जा सकता है। तो इस वृक्ष के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इसकी जो जड़ है वह हम अपने कॉमन एंसेस्टर्स यानी एक सामान्य पूर्वज को ले सकते हैं। इस पेड़ की जितनी भी तनाएं हैं, पत्तियां हैं, तने हैं, पत्तियां हैं, वो सभी अलग अलग हैं। तो जब मानव सभ्यता का उद्विकास हुआ, जड़ से लेकर के ऊपर की पत्तियों तक, यानी प्राचीन काल से लेकर के आज के समय तक, ये पेड़ में कई तरह के परिवर्तन आए। अब इस पेड़ का हर एक हिस्सा एक अलग अलग प्रजाति को दिखाता है। अगर आप देखें तो अगर हम आज के मनुष्य, आज के जानवरों की बात करें, तो इस पेड़ की जड़ के विपरीत हर एक डाली, हर एक शाखा एक अलग जीव जंतुओं को दिखाता है। इसके पश्चात अगर हम देखें, जब हम उत्खनन करते हैं तो इस वृक्ष रूपी भाग को हम अलग अलग हिस्सों में पाते हैं, और यही हमें अलग अलग हिस्सों में जो चीजें मिलती हैं वो अलग अलग प्राणियों के रूप में मिलती हैं। आगे इसका हम ज्यादा ध्यान विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन मानव के जो उद्विकास है उनको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कैसे विकास हुआ, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि प्राचीन मानवों के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं।
सबसे पहला स्रोत है जीवाश्म। ये जीवाश्म प्राचीन मानवों के हो सकते हैं, जीव जंतुओं के हो सकते हैं, जो काफी समय तक धरती के अंदर पड़े पड़े पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इन जीवाश्मों की खोज से, इनकी प्राचीनता के अध्ययन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि प्राचीन समय में किस तरह के मनुष्य पाए जाते थे या किस तरह के जीव जंतु पाए जाते थे। दूसरा, स्टोन टूल्स, पाषाण उपकरण। इनके माध्यम से भी हम प्राचीन मानव और उसकी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो उपकरण थे कई तरह के थे, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर, कई तरह के उपकरण, औजार बनाए गए मानवों के द्वारा, जो अपने शिकार करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तत्पश्चात केव पेंटिंग, गुफा में चित्रकारियां की गई हैं इन प्राचीन मानवों के द्वारा। इन चित्रकारियों के माध्यम से भी हम प्राचीन मानवों और उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मानव के द्वारा जो भी अनाज वगैरह इस्तेमाल किए गए परवर्ती काल में, वह आग में जलने से कार्बन के रूप में परिवर्तित हो गए। तो वो जो कार्बोनाइज्ड फूड ग्रेन्स के टुकड़े मिलते हैं, उसके आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि क्या क्या अनाज उस समय के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे जो आखिरी स्रोत है वह है शिल्पकृतियां, आर्टिफैक्ट्स। मानव ने अपने श्रृंगार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सहायता सुविधा के लिए जिन भी औजारों और शिल्पकृतियों का निर्माण किया, वो भी हमें मानव सभ्यता की जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अब ये जो स्रोत से मिले हैं सामान हैं, इनको हम कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन सी सामान या कौन सी वस्तु किस समय की है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो भी पुरावस्तुएं हैं, प्राचीन वस्तुएं हैं, उसका तिथि निर्धारण दो तरीके से किया जाता है। पहला, प्रमुख रूप से जो भी शिल्पकृतियां मिलती हैं उनका हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। इसमें कार्बन रेडियो एक्टिव मेथड के जरिए, दूसरा पोटेशियम ऑर्गन मेथड के जरिए, तीसरा यूरेनियम मेथड के जरिए किसी भी वस्तु की प्राचीनता को हम निर्धारित करते हैं। अब इन तीनों विधियों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे कार्बन 14 के माध्यम से जो हम तिथि निर्धारण करते हैं, उसमें ज्यादातर हम उससे जो तिथि निर्धारित करते हैं वो 50,000 से 60,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं का ही तिथि निर्धारण किया जा सकता है। अब अगर उससे ज्यादा पुरानी वस्तुएं हैं और उसकी तिथि निर्धारण करना है तो हमें पोटेशियम ऑर्गन मेथड का यूज करना पड़ेगा, और इससे हम लगभग 1 लाख वर्ष पुरानी वस्तुओं का तिथि निर्धारण कर सकते हैं। और उससे भी अगर प्राचीन वस्तुएं हैं, उसकी तिथि निर्धारण के लिए फिर हम यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग 10 लाख से लेकर के 1 बिलियन ईयर्स पुरानी तिथि निर्धारित कर सकती है। दूसरा, जो भी प्राचीन वस्तुएं हमें मिलती हैं या कोई भी स्थल हमें मिलता है, उसका हम अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करते हैं। किसी भी पुरास्थल की हम खुदाई करते हैं। खुदाई दो तरह से की जाती है उत्खनन, एक क्षैतिज उत्खनन, दूसरा ऊर्ध्वाधर उत्खनन। जब हम किसी भी पुरास्थल की ऊर्ध्वाधर उत्खनन करते हैं, वर्टिकल, उससे हमें तिथि निर्धारण में आसानी होती है। हमें पता चलता है कि जो नीचे की लेयर है वो ज्यादा पुरानी है और जो क्रमशः ऊपर की लेयर है वो नवीन है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन करते हैं, यानी क्षैतिज उत्खनन करते हैं, तो इससे हमें सांस्कृतिक समृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है, यानी एक निश्चित समय की अवधि में मानव की क्या संस्कृति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा वृक्ष वलय विधि, जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, आपको पता है प्रतिवर्ष हर वृक्ष में एक वलय बन जाता है, और जब हम किसी वृक्ष को कट करते हैं तो उसके वलय को हम गिन करके, उसके ग्रोथ रिंग्स को हम काउंट करके ये उस
वृक्ष की प्राचीनता को निर्धारित कर सकते हैं। कई बार वस्तुओं के सामान्य रूप से ऑब्जर्वेशन के जरिए भी हम उसकी प्राचीनता को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि सबसे पुराने जो मृदभांड हैं वो रेडवेयर है, एनबीपीडब्ल्यू है, ब्लैक एंड रेडवेयर है, पीजीडब्ल्यू है। ये सब के बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो एक सामान्य अध्ययन के जरिए भी हम किसी वस्तु की प्राचीनता और नवीनता का निर्धारण कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दो विधियों के द्वारा किसी भी वस्तु की प्राचीनता को हम निर्धारित कर सकते हैं। अब इन पुरावस्तुओं की क्या ऑथेंटिसिटी है, इनकी क्या विश्वसनीयता है, इसके बारे में लोगों के बीच में विवाद होते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये धरती ईश्वर ने बनाई। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये धरती बिग बैंग के जरिए अस्तित्व में आई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धार्मिक विचार और वैज्ञानिक विचार दोनों क्रमशः एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं। अब प्राचीनता की बात करें, उत्खनन की बात करें, आर्कियोलॉजी की बात करें, तो सबसे पहले 1856 में कुछ वर्कर्स जो निएंडरथल वैली में उत्खनन का कार्य कर रहे थे, लाइमस्टोन का, वहां पर उन्होंने एक मानव का स्कल प्राप्त किया और उसे उन्होंने एक स्कूल मास्टर और जो प्राकृतिक इतिहास के विद्वान कार्ल फल रॉट हैं उनको हैंड ओवर किया। और उन्होंने फिर बॉन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ मिल करके ये क्लेम किया कि ये जो मानव का स्कल है वो बहुत पुराना है, वो आज के मानवों से मिलता जुलता नहीं है। उनकी बात को लोगों ने बहुत ही उपेक्षा की और इसके लिए उनको बीमार तक भी कहा गया। सबसे पहली बार वैज्ञानिक रूप से मानव की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपना प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। मानव की उत्पत्ति के बारे में सामान्य रूप से हर एक धर्म में एक कहानी दी गई है। अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो हम लोग मानते हैं कि जो सृष्टि की शुरुआत है वह श्रद्धा और मनु के द्वारा की गई, जबकि क्रिश्चियन उनका मानना है कि एडम और ईव के द्वारा सृष्टि की शुरुआत की गई। इसी तरह से इस्लाम में देखें तो वहां आदम और हव्वा की बात की जाती है। मतलब यह है कि लगभग हर एक धर्म में मानव सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत दिए गए, जबकि सबसे पहले 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने जब अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश की, उसमें उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि मनुष्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरू में बात की थी। उनकी जो पुस्तक थी 1859 में जब ये प्रिंट हुई, उनकी 1250 बुक्स सेम डे में बिक गई और उसके बाद से ही मानव उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धांत पर चर्चा होने लगी। हालांकि सबसे पहले मानव उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में लोगों में विचार 16वीं सदी से ही शुरू हो गया था। सामने आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर को समझने से पहले अगर हम मानव के जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको समझ लें, क्योंकि इस चैप्टर में इन नामों का बार बार इस्तेमाल हुआ है और इनके क्रम को अगर हम समझेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। जीव जंतुओं का नामकरण सबसे पहले कार्ल लिनियस ने किया था और ये जो नामकरण है सामान्य रूप से ग्रीक और लैटिन भाषाओं में किए गए हैं। तो आधुनिक मानव के अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को देखें तो जो एनिमल किंगडम है
उसके अंतर्गत मानव आता है। जो मानव का ब्रांच है वो कॉर्डेटा है। क्लास मैमल्स है। मैमल्स की क्या परिभाषा है, उनकी क्या विशेषता है? स्तनपायी प्राणियों के लिए जो विशेषता है, उनकी शरीर में बाल होते हैं, उनका खून गर्म होता है और स्तनपायी प्राणी अपने बच्चों को दुग्ध ग्रंथियों के जरिए दूध पिलाते हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स में सामान्य रूप से सभी तरह के बंदर, ऐप और ह्यूमंस आते हैं। फिर उसके अंतर्गत कई फैमिलीज होती हैं। इस फैमिली में होमिनिड हैं। होमिनिड में गोरिल्लास, ओरांगुटान्स आते हैं। तत्पश्चात जो होमो है वो जीनस है हमारा, इसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमोज आते हैं। फिर जो होमो है यानी जो आधुनिक मानव की जो स्पीसीज है वो होमो सैपियंस की है। अब स्पीसीज में हम होमो सैपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस वगैरह रख सकते हैं। तो ये एक इनका क्रमिक विकास का क्रम है। इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा आसानी होगी आगे चल के। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। प्राइमेट्स कौन है? आपने पहले देखा होगा, प्राइमेट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। प्राइमेट्स स्तनपायी प्राणियों के वृहद समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है जिसके अंतर्गत बानर, बंदर और मनुष्य आते हैं। इनके शरीर पे बाल होते हैं और बच्चे के बर्थ के पहले गर्भधारण का लंबा अवधि होता है। माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अलग अलग तरीके के दांत होते हैं इनमें और इनमें अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने की क्षमता होती है। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज एक इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक जैसी संतानें पैदा करने का जो यानी नर और मादा मिलकर के एक जैसी संतानें अगर उत्पन्न कर सकती हैं तो वो एक स्पीसीज में आती है, अन्यथा नहीं। Hominids are different from monkeys in a number of ways. जनरली जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं एग्जाम में वो होमिनॉइड और होमिनिड के बारे में पूछे जाते हैं। तो हमने जब क्रम से देखा है तो हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले किस तरह से मैमल्स हैं, फिर प्राइमेट्स हैं, फिर होमिनॉइड हैं, फिर होमिनिड हैं। इस तरह से ये उनका क्रम चलता है। यानी होमिनिड से प्राचीन होमिनॉइड है, होमिनॉइड से पहले प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट से पहले जो हुए यानी प्राइमेट जिससे डेवलप हुए वो मैमल्स थे। तो उनका एक सीरीज है, वो एक क्रम है, वो सीक्वेंस अगर हम याद रखेंगे तो हमें कभी कोई इस चैप्टर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये परिभाषाएं आपकी किताबों में दी गई हैं जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इनके अंतर की बात करते हैं। होमिनॉइड वर्सेस होमिनिड। अगर हम देखें तो होमिनॉइड की जो उत्पत्ति हुई वो प्राइमेट से हुई और होमिनिड होमिनॉइड से उत्पन्न हुए। होमिनॉइड की उत्पत्ति लगभग 240 लाख वर्ष पहले हुई, जबकि होमिनिड की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पहले हुई। अगर हम लोग देखें होमिनॉइड, इनका जो ब्रेन साइज है, मस्तिष्क का आकार है, वो छोटा होता है, जबकि होमिनिड में वो बड़ा होता है। अगर हम देखें होमिनॉइड का जो स्कल साइज है, जॉ साइज है, वो बड़ा होता है और होमिनिड में स्कल और जॉ साइज, जबड़े का साइज और उनकी खोपड़ी का आकार छोटा होता है। फिर होमिनॉइड में जो हाथ की अग्रभुजाएं हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, फोर लिम्स, जबकि जो होमिनिड्स हैं इनमें हाथ पूरी तरह से डेवलप होते हैं, इनमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। होमिनॉइड 2 हाथ 2 पैर यानी क्वाड्रूपैड होते हैं, चारों हाथ 2 हाथ 2 पैर से चलने वाले जीव जंतु होते हैं, जबकि होमिनिड 2 पैरों से चलने वाले जीव जंतु होते हैं और उनके हाथ फ्री होते हैं। होमिनॉइड की जो उंगलियां होती हैं, पंजे होते हैं, वो एकदम से फ्री होते हैं। जब इनके ये कनेक्ट होते हैं होमिनॉइड में, ये चीजें स्किन, आपने जीव जंतुओं को, जानवरों को देखा होगा तो यहाँ पे वो झिल्लियों के जरिए ये उंगलियां एक दूसरे से बंधी होती हैं, जबकि जो
होमिनिड हैं उनकी उंगलियां इस तरह से फ्री होती हैं और हम हर एक उंगली को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंतर है होमिनॉइड और होमिनिड में। तो जनरली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अगर आप इसका ध्यान रखें तो अंतर आसानी से कर सकते हैं। ह्यूमन ओरिजिन ऑफ होमिनिड एविडेंस। जनरली ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में हुई। अब इसके क्या एविडेंस है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई? तो इसके दो एविडेंस हैं। पहला तो ये कि जो आधुनिक मानव है, इसकी जो डीएनए संरचना है वह अफ्रीकन बानरों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। दूसरा, जो प्राचीन मानव के जीवाश्म है, वो सबसे प्राचीन जीवाश्म हमें ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं और जिसका समय निर्धारण लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो यानी 56 लाख वर्ष माना जाता है। जबकि एशिया अफ्रीका के बाहर जो भी हमें जीवाश्म मिले हैं वह 1.8 मिलियन ईयर्स अगो के पहले के नहीं है। यानी जो भी हमारे पास एविडेंस है वो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हमें अफ्रीका से ही मिलता है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में ही हुई है। ये प्राचीन स्थल हैं जहां से हमें जीवाश्म मिले। इथोपिया है, कीनिया है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हमें जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। ब्रांचेस ऑफ होमिनिड। होमिनिड की बात करें तो होमिनिड में हम कई ब्रांचेस में इनको बांट सकते हैं और इन ब्रांचेस को हम जीनस कहते हैं। इनमें जो सबसे प्राचीन है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और जो सबसे नवीन है वो होमो है। इनके बीच में और भी कई प्रजातियां आई, जैसे हाइडेलबर्गेंसिस, निएंडरथालेंसिस, इस तरह से कई आए। बट जो होमिनिड है इसमें सबसे प्राचीन जो जीनस है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और सबसे जो नवीन है वो होमो है। अब अगर हम देखें इसमें भी अंतर की बात करें कि भाई ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोज में क्या अंतर है, तो जैसा आपने देखा होमिनॉइड में और होमिनिड में अंतर है, सेम अंतर ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोज में। क्योंकि जैसे जैसे हम प्राचीन से नवीन की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे स्कल का साइज, खोपड़ी की साइज और जबड़े का साइज छोटा होता जाता है और जो दिमाग का आकार है, मस्तिष्क का आकार है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्राचीन है और होमोज नवीन है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में जो खोपड़ी का आकार है, उनके जबड़े का आकार है वो बड़ा होता है लेकिन मस्तिष्क का साइज छोटा होता है, जबकि होमोज में इसके उलट होता है। तो इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का नामकरण कैसे पड़ा? सामान्य रूप से जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम दिया गया होमिनिड में जो सबसे पहले हमें मिला वह ग्रीक और लैटिन शब्द के नाम पे बना। कई बार ये एक परिभाषा के रूप में भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्ट्रेलोपिथिकस, या ऑस्ट्रेलोपिथिकस से आप क्या समझते हैं? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो शब्द है इसको वैज्ञानिकों के द्वारा नामकरण किया गया। दो शब्दों से बना है ये, एक ग्रीक और लैटिन। लैटिन वर्ड है ऑस्ट्रल, ग्रीक वर्ड पिथिकोस। इन दोनों से ऑस्ट्रल मीन्स सदर्न, ग्रीक पिथिकोस मीन्स ऐप, सदर्न ऐप, यानी अफ्रीका का जो ऐप था, जो बानर था, उसका नामकरण किया गया। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अर्ली ह्यूमन स्पीसीज देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हम मानव की जो स्पीसीज हमें मिलती है उनका नामकरण करते हैं। कैसे नामकरण करते हैं, किस आधार पे करते हैं? तो जो भी नामकरण किया जाता है वह जो हमें जीवाश्म मिलते हैं उनकी हड्डियों की संरचना के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। On the basis of bone structure, skull and jaw size, different bones structure may have evolved due to positive feedback mechanism. जितने भी प्रजातियां हमें मानवों की मिलती हैं
वो अलग अलग स्वभाव में अलग अलग हड्डियों की संरचना होती है। उनकी अलग अलग हड्डियों की संरचना किस आधार पे होती है? वो सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था के आधार पर हर एक प्रजाति की हड्डियों की संरचना अलग होती है, जिसपे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मानव प्रजाति है उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो एक तो हड्डियों की संरचना के आधार पर, दूसरा जो प्रजाति है उसकी जो खास विशेषताएं हैं उनके आधार पर। जैसे होमोस के 3 वर्गीकरण किए जाते हैं सामान्य रूप से। पहला होमो हैबिलिस, ये वो प्रजाति है जिसने सबसे पहले औजारों का निर्माण किया। दूसरा होमो इरेक्टस, ये वो प्रजाति है जो 2 पैरों के ऊपर चलने के लिए जानी जाती है। और तीसरा होमो सैपियंस, जो अपनी प्राज्ञता या बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी हम मानव प्रजातियों का नामकरण करते हैं। तीसरा, कई बार मानव प्रजातियों का नामकरण हम उन स्थानों के नाम से करते हैं जहां पर वो अवशेष हमें मिलते हैं। जैसे जर्मनी के हाइडेलबर्ग में जो हमें जीवाश्म मिला उसका नाम हमने होमो हाइडेलबर्गेंसिस रखा। इसी तरह से जो हमें जीवाश्म निएंडर वैली से मिले उसका नाम होमो निएंडरथैलेंसिस रखा गया। तो इस तरह से जो मानव प्रजाति है उसका नामकरण 3 तरीके से किया जाता है। पहला, उनकी हड्डियों की संरचना के आधार पर। दूसरा, उन मानव प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। और तीसरा, वो जीवाश्म हमें कहाँ से मिले हैं उसके आधार पर। अब ये एक चित्र दिया गया है जिसमें मानव विकास के क्रम को दिखाया गया है। सबसे पहला ये जो चित्र है, जो सबसे पहली मानव स्कल की खोज की गई उसको नामकरण दिया गया लूसी का। तो आप देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हाइडेलबर्ग, नेब्रास्का, पिल्डाउन, पेकिंग, निएंडरथल, न्यू गिनी, क्रो-मैग्नन एंड मॉडर्न मैन। ये एक क्रम से आधुनिक मानव तक हम लोग आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था की, जो सामान्य रूप से है बहुत ही सामान्य चीज, लेकिन चूंकि इस पुस्तक में इसे ज्यादा डिटेल में दिखाया नहीं गया है तो सामान्य रूप से इसको समझने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैंने ये जो चित्र लगाया है वो एक प्रणाली का है, एक मैकेनिज्म का है, एक सिस्टम का है। क्या होता है सिस्टम? एक सिस्टम एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ इनपुट होते हैं, उस इनपुट के साथ कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका आउटपुट मिलता है। और ये जो आउटपुट होता है उसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमें दिखती हैं और फिर हम उस अच्छाइयों बुराइयों को दूर करके फिर से फ्रेश इनपुट के साथ वो प्रोसेस करके एक हम इम्प्रोवाइज्ड आउटपुट प्राप्त करते हैं। यानी जब हम एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो हम धीरे धीरे उस कार्य को करने में सक्षम होने लगते हैं, उसमें हम अपनी क्षमता को विकसित कर लेते हैं। और जब हम इस प्रक्रिया में अपनी सकारात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रणाली के तरीके से, तो ये जो पूरी व्यवस्था है उसे हम लोग सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को लगातार बार बार करता है तो वह उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। वह अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके अपनी योग्यता को और उच्च ऊंचाई तक ले जाता है, अपनी कमियों को दूर करता जाता है और अपनी विशेषताओं को बढ़ाता है और उसमें वो पारंगत होता जाता है। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इट इज अ सिस्टम इन विच अ पर्सन improves his capabilities। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक व्यवस्था है जिसके जरिए जब हम किसी गतिविधि को बार बार करते हैं उससे हम अपनी योग्यताओं में, क्षमताओं में विकास करते हैं। प्रश्न ये एक बार और भी एक साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था के द्वारा
मानव के औजार बनाने के तरीके में क्या सुधार लाए गए। तो अगर आप देखें, आपकी बुक में दिया हुआ है ये मैप, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बीच में दिया हुआ है टूल मेकिंग। अब अगर आप देखें कि औजार बनाना किस गतिविधि के कारण संभव हुआ, तो इसमें कुछ चीजें हैं। जब हम बार बार किसी चीज को करते जाते हैं तो उसमें हम परफेक्ट होते जाते हैं। पहली बार हमने अगर किसी औजार को बनाया वो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन दोबारा बनाएंगे कुछ और अच्छा बनेगा, तीसरी बार बनाएंगे और अच्छा बनेगा। तो औजार निर्माण में किन गतिविधियों से, किन चीजों से प्राचीन मानव को सहायता मिली। पहला, इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। जैसे जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे औजारों के निर्माण करने में आसानी हुई। तो औजार निर्माण में कौन से तत्व सहायक हैं? पहला तो ये कि व्यक्ति की क्षमताओं में वृद्धि होना, उसके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि होना, औजार बनाने में व्यक्ति का हाथों का फ्री होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हैंड्स फ्रीड फॉर यूजिंग टूल्स एंड कैरिंग इन्फेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके हाथ के पंजे झिल्लियों से बंधे हुए हैं, जैसा होमिनॉइड के उसमें हम देखते हैं, तो आप उंगलियों के फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, आप अच्छे औजार नहीं बना सकते। लेकिन जब आप विकास के क्रम में होमिनॉइड से होमिनिड के स्तर तक आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होमो सैपियंस के स्तर तक आते हैं, तो आपकी उंगलियां फ्री होती हैं और आप महीन से महीन चीजों को पकड़ करके अच्छे से अच्छे औजार का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा जो तत्व है वो है हाथों का फ्री होना, अंगुलियों का स्वतंत्र रूप से काम करना, इससे औजार बनाने में सहायता मिली। तीसरा, जब व्यक्ति दो पैरों से चलने लगा तो उससे उसका उसका जो विजन एंगल है, दूरदृष्टि है, वो बढ़ गई। अपराइट वॉकिंग से वो दूर से पत्थर भी ला सकता है, उसकी कटिंग भी कर सकता है और अच्छे से अच्छे औजारों का निर्माण कर सकता है। तो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था के जरिए औजार निर्माण करने में सहायता मिली और इन औजारों के निर्माण से मानव सभ्यता धीरे धीरे क्रमिक रूप से आधुनिक समाज की ओर अग्रसर हुई। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था एक सामान्य रूप से व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करते रहने से उस कार्य को करने में पारंगत हो जाता है और इससे वह उस कार्य को और अच्छे से करने लगता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।